Okay, anemia. तो जो एनीमिया है इसमें वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. सॉरी. सो एनीमिया की जो डब्ल्यू की डेफिनेशन है ये पूछी जाती है. एंड एनीमिया इज़ डिफाइंड एज अ हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू और डब्ल्यू की डेफिनेशन पूछते हैं. A concentration of less than 13 milligram per deciliter for men, less than 12 milligram per deciliter for non-pregnant females, and less than 11 for pregnant females. So 13, 12, 1. Very simple. ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन पूछी जाती है. Okay. So why is anemia important? It is important because जो delivery of oxygen है DO2 to the tissues, it is determined by आपका ऑक्सीजन कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट. सो अगर आप ऑक्सीजन कंटेंट का जो फार्मूला है 1.34 इंटू एच पी इंटू परसेंट सैट्स प्लस 0.003 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऐड करेगी इस पर. सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सैट्स. तो जो सैट्स आपकी वो नॉर्मली होती 98-99%. तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है. असल कॉन्ट्रीब्यूशन हीमोग्लोबिन की है एक तो, बिकॉज द वैल्यू इफ द वैल्यू गोज फ्रॉम 14 टू 8 तो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इन द DO2. और कार्डिक आउटपुट जो असल मल्टीपल है जिसने इवेंचुअली मल्टीप्लाई होना है वो अगर 5 लीटर पर मिनट से कम होके 3 लीटर पे आता है तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कम हो जाएगी ऑफ द DO2. डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन को सिग्निफिकेंटली इम्पेयर करेगा एनीमिया. इनवेरिएबली आपको every examiner actually wants you to put this equation into perspective when it comes to anemia, because जब आपको मतलब they are going to be they are going to want you to go back and apply this thing. They would be like okay तो क्या फ़र्क पड़ता है एनीमिया का, फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट आ रहा है बॉडी में. इस इक्वेशन के को यूज़ किए बगैर आप उसको पर्सपेक्टिव में नहीं ला सकते. यू हैव टू स्टेट दैट इट इज़ एक्चुअली द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन to the tissues that is affected, DO2, because of lower oxygen content. So that's what they want to hear. Right, so कुछ चीज़ें अबाउट द एरिथ्रोब्लास्ट. तो जो आपके एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं उनको एरिथ्रोपोइटिन ऑलवेज चाहिए होती है फॉर देयर ग्रोथ, फॉर द मैचुरेशन. जो आपके जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, उन्होंने इवेंचुअली जो 6 स्टेज प्रोसेस होता है इनफैक्ट वो 6 स्टेज जो प्रोसेस होता है मैचुरेशन का ऑफ एन एरिथ्रोसाइट जो कि प्रो एरिथ्रोसाइट से होता है इवेंचुअली रेटिकुलोसाइट्स जो कि 5th स्टेज है, एंड देन मेच्योर एरिथ्रोसाइट जो कि 6th स्टेज है उस तक आता है. इस सारे प्रोसेस में आपको 7 डेज़ लगते हैं, और जो रेटिकुलोसाइट से मेच्योर एरिथ्रोसाइट जाता है उसको 2 दिन लगते हैं. तो ये टोटल 7 डेज़ का प्रोसेस होता है. तो यू नीड एरिथ्रोपोइटिन. इट प्रोवाइड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनपुट. इसीलिए जो पेशेंट के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के होते हैं उनको एनीमिया हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइटिन, अ लार्ज सम ऑफ विच कम्स फ्रॉम द किडनीज.
Okay, so we will move on and jump to this table. अब ये जो टेबल है ये बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है. अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बुक्स देखें, पैथोलॉजी की बुक्स देखें, उसमें जो एनीमिया को कैटेगराइज किया गया वो डिफरेंटली किया गया है इन अ रादर मोर सिंपलिस्टिक वे. और मुझे हमेशा से आई हैव ऑलवेज लाइक दैट वे. उसमें ये किया जाता है कि उसमें आपका जो एनीमिया, किसी को भी जब एनीमिया डिटेक्ट होता है तो आप सबसे पहले एमसीवी देखते हैं. और एमसीवी अगर कम होता है तो आप आयरन डेफिशिएंसी आयरन पैनल कराते हैं. और आयरन पैनल में अगर आयरन डेफिशिएंसी की पिक्चर आ जाती है तो आप आयरन की तरफ चले जाते हैं. और अगर आयरन नॉर्मल आता है फिर आप इवेंट आगे थैलेसीमिया या सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया इस तरह की चीज़ें सोचने लग पड़ते हैं. और अगर एमसीवी ज़्यादा आया तो आप ऑलरेडी B12 या फोलेट या अल्कोहल सोचते हैं. और अगर नॉर्मल आ गया एमसीवी तो फिर आप फ़ौरन रेटिकुलोसाइट काउंट कराते हैं. और जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब हेमोलिसिस हो रही है, हेमोलिटिक एनीमिया. और अगर रेटिकुलोसाइट काउंट कम आता है तो इन दैट केस इसका मतलब होता है बोन मैरो फेलियर है. लेकिन जब हम पेरी ऑपरेटिवली आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो जो एक ये जो पिछली मैंने कैटेगराइजेशन की एनीमिया की वो नहीं अप्लाई होती. इट अप्लाई तो आप कर सकते हो बट इट हैज़ अ लेस यील्ड और आपको मोर टेस्ट्स करवाने पड़ेंगे टू गेट टू अ डायग्नोसिस. तो द वे WHO ने ये बनाई हुई है पेरी ऑपरेटिवली, इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी है. वाई आई विल एक्सप्लेन. तो यू वांट टू कंडक्ट एज लिटिल टेस्ट्स एज पॉसिबल टू अराइव एट द डायग्नोसिस. नाउ अगर आप पुरानी कैटेगरीज के हिसाब से देखो तो यू फर्स्ट नीड एन MCV टू डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी. लेकिन अगर आपको पता है कि वर्ल्ड ओवर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज तो आप MCV भी ना देखो, आपने फुल ब्लड काउंट कराया, जस्ट फुल ब्लड काउंट, उसमें आपने MCV नहीं कराया, पैसे नहीं ज़ाया किए MCV करवाने में, आपको वहाँ पे एनीमिया नज़र आया ना, आपने सीधा आयरन स्टडीज़ करा दी हैं. यानी दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज विच इज़ द एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी. और आपने जब सबसे पहला काम, और बाय द वे दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस बट इन द एग्ज़ाम दे फॉलो दिस टेबल. ये इधर भी है, ये और बुक्स में भी है. इट्स नॉट जस्ट ब्रिटिश, some American sources also actually have this drawn up. So it's important. So your first step is you conduct iron studies. जब आपको full blood count पे anemia नज़र आए, anemia की हम definition कर चुके हैं. So if your iron is abnormal, चूँकि most likely case होगा अगर anemia है तो वो abnormal ही होगा क्योंकि this is the most important cause of iron deficiency anemia. तो आपने next step ये है कि आपने देखना कि आयरन स्टडीज़ जो एबनॉर्मल आई हैं वो क्या एबनॉर्मल आई हैं. अब जो आयरन स्टडीज़ हैं, सो जो आपका जो आयरन पैनल है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. आयरन पैनल में जो फेरेटिन है इन आयरन डेफिशिएंसी वो कम होगा. नॉर्मल वैल्यूज़ के अराउंड मेरा ख्याल है 30 से 150 के अराउंड होती है. नाउ बाय द वे रिमेंबर कि जो आयरन स्टडीज़ है उसमें टेस्ट क्या होते हैं, उसमें आपका एक फेरेटिन होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है और उसमें सीरम आयरन भी होता है. और उसमें आपकी जो TIBC है वो दो तरीक़ों से एक्सप्रेस होती है, या तो वो टोटल आइंडिंग TIBC है ये, सॉरी, या तो वो TIBC ही देते हैं या फिर आप वो सैचुरेटेड देते हैं, ट्रांसफर इन सैचुरेशन, तो एक ही बात है. ओके, सो आपका मोस्ट कॉमन सिनेरियो ये होगा कि फेरेटिन लेवल जो कि नॉर्मल 30 से आई थिंक 150 के अराउंड होता है वो 30 से कम आ जाए. ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है. दिस इज़ एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, केस क्लोज्ड. या फिर आपका जो ओके नाउ अगर फेरेटिन आपका 30 से ऊपर आया दैन यू ऑल्सो नीड टू चेक कि ट्रांसफर इन सैचुरेशन कितनी है.
ठीक है, और आप साथ CRP भी ले सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर इन सैचुरेशन। सो अगर आपका 30 से 100 यानी कि नॉर्मल वैल्यू में फेरेटिन है, नाउ रिमेंबर पेशेंट स्टिल एनीमिक है, बट आयरन की जो स्टोरेज फॉर्म में फेरेटिन वो नॉर्मल आ रही है। तो उसके नॉर्मल आने के बावजूद जो ट्रांसफर इन सैचुरेशन है वो कम आ रही है, यानी जो बाइंड आयरन है वो कम है। तो दैट मीन्स कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। एक्चुअली एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ ये होता है कि आपकी स्टोरेज फॉर्म नॉर्मल है, बट स्टोर से आयरन को निकाला नहीं जा रहा, बिकॉज एक क्रॉनिक इलनेस में बॉडी आयरन को हाइड कर लेती है स्टोरेज में, बिकॉज बॉडी थिंक्स कि अगर जब भी इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई पैरासाइट कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया जिसको आयरन चाहिए ग्रोथ के लिए, एंड इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दैट इन एनी केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन और इन एक्यूट इन्फेक्शन इफ़ यू एवर गिव आयरन, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। नेवर एवर गिव आयरन इन अ पेशेंट जो कि एक्यूट इन्फेक्शन पे है। और दैट इज़ द रीज़न कि बॉडी ने एवोल्यूशनरी लर्न किया है कि आयरन को हाइड अवे कर लो ड्यूरिंग एक्टिव इन्फेक्शन, बिकॉज द organisms causing infections are likely needing that iron for their growth and proliferation. So you don't want to provide that fuel to the body for those organisms to use it, right? So आपका जब फेरेटिन नॉर्मल आता है तो आप ट्रांसफर इन सैचुरेशन देखते हैं। तो अगर आपका फेरेटिन नॉर्मल 30 से 100 की रेंज में आ रहा है और ट्रांसफर इन 10-20% से कम है, दैट मीन्स कि दिस इज़ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इलनेस एंड आयरन डेफिशिएंसी दोनों चल रही हैं साइड बाय साइड। और अगर आपका फेरेटिन 100 से ऊपर आ जाता है, दैट्स अ हायर साइड ऑफ नॉर्मल रेंज। मैंने आपको बताया 150 नॉर्मल है, 100 से ऊपर आ गया, बट रिमेंबर पेशेंट स्टिल एनीमिक है क्योंकि ट्रांसफर इन सैचुरेशन इज़ लेस देन 20%। ठीक है, बाय द वे जो ट्रांसफर इन सैचुरेशन जब कम होती है तो TIBC ज़्यादा होता है, वो रिवर्स में चलता है। एक्चुअल मतलब इस चीज़ का ये है कि जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा फॉर वट एवर रीजन्स, तो जो आयरन जब कम हो गया, तो आयरन जब कम होगा तो सैचुरेशन कम हो जाएगी, यानी ट्रांसफर इन सैचुरेट ही नहीं है विद आयरन, यानी जस्ट लेस दैन 20% का मतलब है कि बॉडी में जितनी ट्रांसफर इन पड़ रही है उसका सिर्फ लेस दैन 20% ऑफ द ट्रांसपोर्टर जो आयरन के उन्होंने आयरन को बाइंड किया, यानी बाकी वेले फिर रहे हैं क्योंकि आयरन है ही नहीं। लेकिन जो जब ये लेस दैन 20% तो TIBC मोर देन 80% हो जाएगी, वो रिवर्स चलती है। TIBC का मतलब होता है कितना पोटेंशियल है कि वो आयरन को बाइंड करेगा। जो वेले फिर रहे हैं उनके पास बहुत पोटेंशियल है कि अगर आयरन आएगा तो वो उसको बाइंड करेंगे, तो ये रिवर्स में चलती है। लेकिन बात एक ही है, दोनों का बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है। सो राइट, तो अगर फेरेटिन लेवल्स अपर साइड ऑफ नॉर्मल आ रहे हैं, लाइक 100 से ऊपर आ रहे हैं, in the presence of a lower transfer in saturation, that means only anemia of chronic illness है, anemia of chronic disease है। तो that settles this arm, moving on to the other one कि आयरन पैनल आपने पहले कराया और आयरन पैनल आपका नॉर्मल आ गया। अब अगर आयरन पैनल आपका नॉर्मल आया ना, तो आपके पास सीधा आपने विटामिन, क्योंकि नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर आयरन डेफिशिएंसी विटामिन B12/फॉलिक, आपने फ़ौरन वो लेवल्स करा देने हैं। तो अगर आपके विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जिसके भी रिलेटिव लेवल्स लो आए हैं, तो दैट्स वेरी इजी कि दैट इज़ अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और जब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो उसमें आप सोचते हो कि अगर ये B12 की वजह से है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो गया होगा, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को एंटीबॉडीज़ बन गई हो उसके अगेंस्ट, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट या पैराइटल सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ही निकलता है एक्चुअली। तो और बाय द वे जो पेप्सिनोजन है वो चीफ सेल से निकलता है। तो आप देखते हो पैराइटल सेल्स या इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो नहीं है, अगर है तो ये पर्नीशियस एनीमिया था, और अगर नहीं है तो ये डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 है, या हो सकता है पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी हो या पार्शियल, या जो वट एवर रीज़न है, डाइटरी रीजन्स। ठीक है, और उसके आप रेलेवेंट मैनेजमेंट कर लेते हो। बट नाउ अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड्स नॉर्मल आ गए हैं, नाउ यू विल हैव टू लुक फॉर द अदर कॉज। अब हो सकता है इस पेशेंट को
क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, उसको एरिथ्रोपोएटिन चाहिए हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट आर्म एक्चुअली उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, तो मैंने एक दूसरी वेबसाइट से निकाला है। तो अगर ये आपका नॉर्मल आ जाता है B12 वगैरह, तो आपने फिर उस रेटिकुलोसाइट काउंट की तरफ जाना है। यू विल परफॉर्म रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट्स काउंट अगर हाई आ रहे हैं तो हेमोलिसिस है। आई टोल्ड यू बिफोर, हेमोलिसिस की वही G6PD हो सकता है, सिकल सेल हो सकता है, वॉट जो भी हेमोलिसिस की कॉज। अगर लो या नॉर्मल आता है रेटिकुलोसाइट काउंट, अब आपने क्राइटिनिन देखना है, क्योंकि हो सकता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ हो। ठीक है, जैसे GFR लेस देन 60 पे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। मोर देन 60 आया है तब आपने और कॉजेज़ की तरफ देख लेना। इसमें आपकी पैनसाइटोपिनिया की कॉजेज़ हो सकती हैं, बोन मैरो फेलियर हो सकता है, पार्वो वायरस हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, सो दैट इज़ अबाउट कि आपका जो आर्म है, अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ, अबाउट एल्गोरिदम है जो कि आपको वर्क अप करता है एनीमिया।